नमस्कार। पारदर्शी सफ़र में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार नवीन गौतम के साथ, जिनसे चर्चा करेंगे पत्रकारिता के गिरते स्तर के क्या कारण हैं। नवीन जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने इतने दिन लगातार पत्रकारिता की और अभी भी कर रहे हैं। आजकल जो देखने में आ रहा है कि अखबारों में जो खबर छपती है केवल उन लोगों को छपती है जो पैसे वाले हैं, या उन खबरों को दिखाया जाता है जिसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि कहीं पैसे का रोल है। क्या कहना है आपका? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि आजकल पैसे का ही दौर है, और ये आज से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। मैं 30 साल से मेरा पत्रकारिता का अनुभव है। पत्रकारिता अब वो पत्रकारिता नहीं रह गई जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। पत्रकारिता बेसिकली एक व्यापार बन गया है। उसका जो संचालन कर रहे हैं जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, उनके अपने व्यापारिक हित हैं, और वो पत्रकार के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। चाहे पेड न्यूज़ का मामला हो, इलेक्शन के दौरान भी खूब पेड न्यूज़ चलती हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब आयोग और ये सब सारी चीज़ें, कोर्ट ने भी जब इंटरफेयर किया तो रुका, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया। अब मीडिया हाउसेस को चलाने के लिए बड़े बड़े जो मालिकान बैठे हैं, उन्हें बिना पैसे के तो आप भी समझ रहे हैं कि नहीं चल पाएगा, और वो पत्रकारों के ऊपर प्रेशर रहता है कि आप लाइए, और सारा पेड न्यूज़ में और वो सब सारा आपको कैसे पोस्टिंग और ये सब सारी चीज़ें रहती हैं, और ये सब सारा सिस्टम चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई सुधार की कोई संभावना फ़िलहाल नज़र आ रही है कोई। लेकिन जो मेरा अनुभव है राजनीति में रहते हुए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, कि पत्रकार जो हैं वो मालिकों के इशारे पर काम करते हैं। एक समय था कि अखबार के अंदर जो परिचर्चा होती थी, जो डिस्कशन होता था, जो विवेचन होता था, उसमें फैक्ट्स को निकाल के रखा जाता था। आजकल तो खाली ऐसा लगता है कि कांग्रेस का बयान भी है, आम आदमी पार्टी का बयान भी है, बीजेपी का बयान है एक ही पेज पर, और अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो उन्होंने बयान दिया वो बयान एज इट इज छाप दिया जाता है। उसमें पत्रकार की कोई भूमिका नज़र नहीं आती। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर आप राजेश जी सही कह रहे हैं। अब बैलेंस करके चलते हैं। सबके आर्थिक हित हैं, विज्ञापन चाहिए, दुनिया भर की सुविधाएं संपादकों को भी चाहिए, मालिकों को भी चाहिए। मीडिया जब मालिक ऊपर सुविधाएं लेगा तो पत्रकार भी सुविधाएं चाहेगा। और आजकल तादाद उन्हीं पत्रकारों की ज़्यादा हो गई है। मैं एक उदाहरण के लिए छोटी सी बात कहूँगा कि यह चोर चोरी करवाता है, कोई चोरी करवाने के लिए कहता है कि खेत में से 5 गन्ने तोड़ के ले आओ, तो एक गन्ना कहीं ना कहीं वो अपने लिए भी तोड़ लाता है, जब 5 मालिक अपने लिए तोड़वाता है। तो ये बैलेंस करने आजकल स्थिति यह है कि तमाम सरकार या कंट्रोल कर रही हैं सारे मीडिया हाउसेस को। प्रेस रिलीज उन्हीं के यहाँ से बन के आती हैं, और जो मीडिया हाउसेस में जर्नलिस्ट जो वास्तव में ही काम करते थे, अब उनकी मजबूरी है वो सड़क में है, और वो सरकार में बैठकर कहीं ना कहीं प्रेस रिलीज बनाने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है मीडिया हाउसेस में कौन सी खबर कहाँ लगवाई जा सकती है, और हेडिंग तक लग के आती हैं कि ये हेडिंग लगेगी, कौन सी खबर कौन से पेज पे जाएगी। पहले होता था कि संपादक तय करता था, न्यूज़ रूम में तय होता था, टीम बैठती थी, सुबह अलग मीटिंग होती थी, एजेंडा तय होता था, कि शाम को फिर 4 बजे एक मीटिंग हुआ करती थी, लास्ट में फिर फाइनल 11 बजे मीटिंग होती थी कि आज ये मुद्दा है। तो बड़ी जल्दी चेंज हुआ करते थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब तो रिपोर्टर भी आराम से मस्ती करते हैं, दिन में घूमते हैं। अब वो चीज़ें नहीं है कि आप खोज खबर लेके आएंगे। अब तो सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि प्रेस रिलीज सरकार से वो आ जाएगी, उसे उस पेज पे चिपका देना है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रभाव समाज में है, और प्रचार भी बड़ा तेज़ी से हो रहा है। लेकिन देखने में ये आ रहा है उन चैनलों के अंदर कि कुछ चैनल केवल एक विशेष पार्टी की तारीफ़ करते नहीं थकते, दूसरे चैनल उसका विरोध करते नहीं थकते, तीसरे चैनल ऐसे हैं जो अलग बात करते हैं। सच्चाई को जानते हुए भी पत्रकारिता के अंदर जो ये गिरावट आ रही है, उसको क्या कहना चाहेंगे? और सभी चैनल्स के जो सब्सक्राइबर हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखो राजेश जी, आपने भी देखा, आप लंबे समय से यूनिवर्सिटी की भी राजनीति आपने की है, सब सारी चीज़ें। पहले चुनिंदा मीडिया हाउसेस हुआ करते थे, समाचार पत्र होते थे, और एक पत्रकार का सम्मान होता था, लाइन लगती थी। जब प्रेस रिलीज लेके आया करते थे तो एक दिन में कम से कम 2-2 हज़ार प्रेस रिलीज मेरे सामने आ जाया करते थे, लेकिन अब नहीं आती हैं। पहले सब, अब पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने अपने जब से यूट्यूब, ये समाचार, खासतौर से सोशल मीडिया, उनके कार्यकर्ता
अब अपने अपने चैनल उन्होंने उस हिसाब से बनवा दिए हैं जो उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार करे। पॉलिटिकल पार्टियां भी अच्छी तरह से समझ चुकी हैं कि अब मीडिया घराने अब उतनी पकड़ जनता के बीच नहीं है जो सोशल मीडिया की है, इसलिए वो भी सोशल मीडिया को लगातार बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसके बीच भी कई मीडिया जब जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से आ रहे हैं वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं, कुछ अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हैं। जैसे आप पारदर्शी सफ़र आपने जो शुरू किया, जो अच्छा आपका कर निष्पक्ष तरीके से आप जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं निष्पक्ष तरीके से, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स की और इस तरह के बड़े मीडिया घरानों की ज़रूरत है इस समय। कोई ऐसा नियम बन सकता है कि जो फेक न्यूज़ चलाए या लोगों के अंदर एक इस प्रकार का भ्रम पैदा करे और लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक चैनल में मैं कल देख रहा था कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, और जब दूसरे चैनल पर आ रहा था कि वो तो अभी लंबे समय तक जेल में रहेंगे, और तीसरे चैनल पर आ रहा था कि संजय सिंह बेकसूर निकले। तो ऐसी जो हेडिंग आती हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सरकार इस मामले में, मैंने पिछले दिनों देखा था कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने इस तरह की बात की थी और अभी कुछ दिन पहले 3-4 बार वो रिपीट कर चुके हैं कि सोशल मीडिया में जिस तरह की फेक न्यूज़ आ रही हैं, सरकार उनके लिए स्टडी कर रही है किस तरह से इन पर लगाम लगाया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरत है अंकुश लगाने की, क्योंकि इससे समाज में भ्रम फैलता है और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में भी गलत अवधारणा समाज के अंदर बनती है। समाज में यदि गलत भ्रम फैलेगा, अफवाहें फैलेंगी, तो अफवाहों से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो समाज के लिए किस तरह से जहर का काम करती हैं। सरकार कोशिश कर रही है, मुझे जो लग रहा है, लेकिन उसमें शायद वक्त लगेगा अभी सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ों को रोकने में। वक्त तो लगेगा, लेकिन आप एक बात बताइए कि मैंने टीवी में देखकर अपना मत बनाया कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है, और बाद में पता लगा वो तो खबर ही गलत थी। तो क्या ऐसे मीडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। यही वजह है कि देखो, चुनाव आयोग ने पहले काफ़ी कोशिश की कि पेड न्यूज़ पे काफ़ी हद तक रुका है, और मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें भी रुकेंगी, कार्रवाई होंगी। लेकिन सरकार अभी कायम, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, उनके अपने हित हैं और सरकार में बैठे कई लोग, किसी भी स्टेट में हो या केंद्र में सरकार हो, वो अपने हिसाब से भी खबरें प्लान तो कराती हैं। लेकिन मैं एक बोलो। फिर उनके हिसाब से फिर सरकार आसानी से, आप भी समझ रहे हैं कि उन पर अंकुश लगाना, वही चलवाएं और वही अंकुश लगाएं, ये भी थोड़ा सा। लेकिन जो मैंने महसूस किया कि बहुत सारे जो घराने हैं, उद्योगपति हैं, वही मीडिया हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं। नेता उन्हीं की बात मानते हैं और नेताओं की बात वो मानते हैं, उनका व्यवसाय बढ़ता जा रहा है और आम पब्लिक भ्रमित है और वो पिसती जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पब्लिक पिस रही है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल पिस रही है। और आज पूरी तरह से कंट्रोल मीडिया हाउसेस को भी उन्होंने ही कर रखा है, कुछ औद्योगिक घरानों ने, और सरकार को भी कई जगह से आर्थिक मदद भी या चुनावी चंदे की बात हो, वही लोग प्रभावित करते हैं। क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई एक्ट के तहत लाते, क्योंकि सब एक्सपोज हो जाएंगे। आरटीआई एक्ट के तहत ये पॉलिटिकल पार्टियां आ गई, ये सब सारी चीज़ें, तो सब सारा चीज़ ओपन हो जाएगी। ये सब गालमेल इन लोगों का चल रहा है। पब्लिक को किस तरह से भ्रम में डालना है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। पिछले 1 साल पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई और पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री जी, मैं नाम कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी कि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन, गेहूं और चावल प्रदान करेगी, और ये दिसंबर 2023 तक देना है, लास्ट में जो फैसला इन्होंने किया। दूसरी तरफ मैंने देखा सरकार के आंकड़ों को, मैंने स्टडी किया, मैं हरियाणा गया, कुछ जगह गया, तो बोर्ड लगे थे प्रति व्यक्ति आय 26,000 रुपये हो गई है। एक तरफ तो आय बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों का हालात ये बन रहे हैं कि गरीबी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आप भ्रम में लोगों को डाल रहे हैं। तो सरकार ही कई जगह से भ्रम में लोगों को पैदा कर रही है। या तो वो आंकड़ा गलत है जो आय बढ़ाने का है, या फिर आप गरीब जो 80 करोड़ जो बता रहे हैं उन्हें दे रहे हैं, वो गलत है। मतलब कहने का ये है कि कहीं ना कहीं घालमेल है, सरकार के आंकड़े गलत हैं या राशन बट नहीं रहा, केवल आंकड़े दिखाकर ये नेता लोग इंडस्ट्रीज हाउसेस से मिलकर चोरी बाजारी करने में लगे हुए हैं। एक बात और मुझे याद आई, पिछले दिनों मालूम हुआ था कि अखबार का सर्कुलेशन तो होता है 10,000, उसे दिखाया जाता है 1 लाख अखबार। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं है। विज्ञापन लेने होते हैं, विज्ञापन चाहिए होता है। विज्ञापन जब तक मार्केट में मार्केटिंग टीम होती है, ब्रांड अलग टीम होती है, जब तक किसी भी व्यापारी के पास
टीम का या कोई कर्मचारी है वो जाएगा, जब तक बताएगा नहीं, सबसे पहले व्यापारी पूछते हैं कि साहब आपका अखबार कितना बिकता है, तो 10,000 या कॉपी बिकती है तो वो 1 लाख बताते हैं, तभी विज्ञापन देगा, तब व्यापारी भी सोचता है कि मेरा इतने लोगों तक जाएगा। नहीं, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जहाँ अखबार छपता है, जहाँ से निकलता है, क्या वहाँ कोई ऐसा कंट्रोल सिस्टम नहीं है? वो ऑडिट होता है RNI से, वो सब सारी चीज़ें कंट्रोल है, वहाँ वही आंकड़ा दिखाएंगे 10,000 वाला ही। लेकिन जब व्यापारी से विज्ञापन लेने या कंपनी से विज्ञापन लेने जाएंगे तो वहाँ आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। गवर्नमेंट से जो विज्ञापन लेते हैं वो एक तो कम रेट पे होता है और उसी जो जेन्युइन सर्कुलेशन होता है वो उसी पे रहता है। लेकिन मैं इस बात से आपकी डिफ़र करता हूँ। कारण क्या है कि एक बार मेरे घर पे अखबार नहीं आया तो मैं नज़दीक में जो हमारा सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहाँ पर अखबार आते हैं, वहाँ गया था। वहाँ मैंने देखा कि हज़ारों पैकेट अखबारों के पड़े हुए थे और जो एरिया का जो रद्दी वाला है वो उन्हें उठा के ले जा रहा था। मैंने पूछा ये क्या है? बोले ये अखबार हैं। मैं पुराने हैं? बोला पुराने नहीं, नए हैं, आज के ही हैं। और जानकारी ये मिली कि ये जो अखबार हैं ये आते 10,000 हैं, डिस्ट्रीब्यूट 4 या 5,000 होते हैं, बाकी 1,000 जो 5,000 अखबार हैं या 6,000 अखबार है वो रद्दी में चले जाते हैं। रद्दी के भाव से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पैसे ले जाता है, जो कि मालिकों को पहुंचा देता है। अखबार के जो पब्लिशर हैं, सर्कुलेशन वाले हैं, उनको भिजवा देता है। और ये चोर बाजारी चल रही है जिससे कि अपना सर्कुलेशन ये ज़्यादा दिखा पाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा? अब बिल्कुल होता होगा, जैसा आप कह रहे हैं और आप बिल्कुल उसके साथ कह रहे हैं। तो इसमें क्या है, विज्ञापन का हॉकर्स जो होते हैं या जिसके पास एजेंट है, जिसके पास एजेंसी है, वो केवल अखबार बांटने का काम नहीं करता। पंपलेट आपने देखा होगा, वो भी बहुत बड़ा इसमें एक व्यापार है। इसमें पंपलेट डालने का भी अलग से, एक तो रद्दी, उन्होंने अखबार को रद्दी कर दिया, दूसरा वो पंपलेट का जो सिस्टम है उससे भी मोटा कमाई है इन लोगों की अलग से। तो सर्कुलेशन जो टीम का जो सदस्य होता है किसी भी अखबार का, उसके ऊपर से प्रेशर रहता है संस्थान का कि आप अपने एरिया में सर्कुलेशन बढ़ाइए। वो एजेंसी पे दबाव बनाएगा कि आपको इतना अखबार लेना ही है, नहीं तो हम आपकी एजेंसी कैंसिल कर देंगे, या जो भी जिस तरह के फर्दर दबाव बनाए जा सकते हैं वो लेता है, वो डंप करेगा, क्योंकि आगे पब्लिक के बीच वो अखबार जा नहीं रहा। जाना उतना ही है, वो 10,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आंकड़ा है, जाएगा वहाँ उतना ही। लेकिन पंपलेट जो आगे बांटे जाएंगे या उस तरह से, उनसे वो दूसरे रास्ते से अपना कमाई जो नुकसान होने की संभावना होती है उसे कई गुना प्रॉफिट में चेंज कर लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इन सारे गेम को, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के गेम हो या औद्योगिक घराने के, या ये जितने भी, वो पब्लिक नहीं समझ पाती। आज भी पब्लिक नहीं समझ पा रही है। हम कहते हैं कि जागरूक किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। आज भी मुझे लगता है कि 80% तक लोग आज भी देश में इस चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। जी, ये थे नवीन गौतम, जिनसे हमने संक्षिप्त चर्चा की। जो पत्रकारिता है उसका सत्र के गिरने का कारण क्या है। अगली बार फिर किसी और मुद्दे पर श्री नवीन गौतम से बात करेंगे। आपको ये परिचर्चा कैसी लगी, ये बातचीत कैसी लगी, नवीन गौतम जी के विचार कैसे लगे, इस पर कमेंट जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। नमस्कार, धन्यवाद।